खैर, अब पाठशाला में ऑपरेशन सिंदूर पर अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कि हाफिज सईद गायब है, आतंकी मसूद अजहर भी परिवार के साथ मारा गया है क्या? पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 सोच के भी कांप उठा है पाकिस्तान। अब इसके बारे में आपको बताता हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि सटीक और टारगेटेड अटैक कैसे किया जाता है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों, टेरर कैंप्स पर प्रिसीजन अटैक हुआ। ना किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ना ही सिविलियन पर हमला हुआ। यह है नए भारत की ताकत, जो चाह जैसे चाह वैसे करके दिखाया। और पाकिस्तान यही सोचता रहा कि भारत आज हमला करेगा, कल करेगा, और भारत ने पाकिस्तान में घुस के हमला कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तानी मंत्री और सेना प्रमुख असीम मुनीर देखते रह गए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान और पीओके के 9 टेरर कैंप पर हमला किया गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत भर है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। कई टेरर कैंप बचे हुए हैं, बड़े आतंकी अभी भी बाकी हैं। बदला शुरू हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और इसलिए सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, किस तरह से पूरा प्लान किया, इस सब की वो डिटेल अब आपको बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पीएम मोदी और भारत की सेना की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए नरेंद्र मोदी ने जो कसम खाई थी, उस कसम में कैसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, वो देखकर हर हिंदुस्तानी को सुकून मिल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जब हमले हुए, उसके मिसाइल हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह पहला अटैक था जो रात 1:04 पर हुआ। आप देखिए धमाका कितना जबरदस्त। आसमान से भारत की मिसाइल मौत बनकर आतंकी ठिकाने पर गिरी और पल भर में पूरा आतंकी अड्डा मिट्टी में मिल गया। आप धमाके की तस्वीरें देखिए, गूंज सुनिए। पाकिस्तान पर भारत के हमले की अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। इसमें मिसाइल हमले से आतंकी ठिकाना ध्वस्त हो गया, आग की लपटें दिख रही हैं, और वहां पर जिस मस्जिद में आतंकी कैंप चल रहा था, वो मस्जिद ध्वस्त हो गई। अब ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर देखिए जिसमें आधी रात अचानक तेज धमाके के साथ रोशनी फैलती दिखती है। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह से पाकिस्तान में सब कुछ तबाह हुआ है आधी रात को। आप तस्वीर देखिए। लोग वीडियो बना रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था ऐसा कुछ हो रहा है। भारत के हमले की चौथी तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। यह वीडियो एक पाकिस्तानी ने बनाया जो कार चला रहा था। अचानक भारत से दागी गई मिसाइल धमाके के साथ गिरती है और चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। ये एक एक तस्वीर भारत के धमाकों की इंटेंसिटी बता रही है आपको। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था। आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बता देना। आधी रात 20 मिनट में पाकिस्तान में तबाही मचाई गई। 9 टेररिस्ट कैंप जो है वो तबाह हुए। 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 4 आतंकी कैंप जो है वो तबाह किए गए। पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर 4 कैंप जो है वो तबाह हुए और 5 पीओके में। लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 ठिकाने खत्म हुए। 12 और आतंकी ठिकाने टारगेट पर हैं। राफेल और ड्रोन के जरिए यह सारा हमला किया गया। यह सारा काम भारत की तीनों सेनाओं ने मात्र 20 मिनट में किया। यानी सब कुछ बहुत तैयारी के साथ हुआ, बहुत सोच समझ के साथ हुआ। और आपको पहले बताता हूं कि पीओके के आतंकी ठिकानों को कैसे खत्म किया गया। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला टेरर कैंप एलओसी से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल टेरर कैंप जैश ए मोहम्मद का कैंप और स्टेजिंग एरिया कहलाता है। हथियार विस्फोटक, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, ये सब यहां पे था, इसको खत्म किया गया है। कोटली का गुलपुर आतंकी कैंप, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर का बेस हुआ करता था। आपको इससे समझ में आएगा कि यही 9 ठिकाने क्यों चुने गए। भीमबर का बरनाला टेरर कैंप, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। हथियार डिपो, आईईडी ट्रेनिंग, जंगल सर्वाइवल का यह केंद्र होता था। कोटली का अब्बास टेरर कैंप, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का फिदाइन सेंटर था। 15 आतंकियों को ट्रेन करने की कैपेसिटी इसकी थी। अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकी कैंप थे जहां पर अटैक हुआ, सियालकोट का सरजाल टेरर कैंप, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या के आरोपी यहीं से ट्रेनिंग पाए थे। सियालकोट का ही मेमूना जोया टेरर कैंप, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 20 किलोमीटर दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। पठानकोट एयरबेस अटैक इसी कैंप से हुआ था। मुरीदके में मरकज तैयबा टेरर कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर। मुंबई हमले के आतंकी यहीं ट्रेनिंग पाए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। यानी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पहलगाम नहीं, मुंबई हमले तक का बदला ले लिया। पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप,
इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। आतंकियों की भर्ती ट्रेनिंग यहीं होती थी, बड़े आतंकी अक्सर यहीं आते थे। और यह आपको एक एक डिटेल बता रहा हूं कि क्यों ये 9 टेरर कैंप्स चुने गए। यानी भारत ने पहलगाम का बदला, मुंबई हमले का बदला, पुंछ का बदला एक स्ट्राइक से ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए हथियारों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर बिना क्रॉस किए टेरर कैंप तबाह करने, वो भी एकदम सटीक अंदाज में, जिससे पाकिस्तान को यह मौका ना मिल सके कि भारत ने सिविलियन पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत ने 3 मोड ऑफ अटैक का इस्तेमाल किया। पहला, राफेल जेट प्लस स्कैल्प मिसाइल, इनका इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ड्रोन और हैमर बम का इस्तेमाल हुआ। और तीसरा, सुसाइड ड्रोन का भारत ने इस्तेमाल किया। ये तीनों ही अटैक मोड बेहद सटीक थे और अपना काम बेहद शानदार तरीके से इन्होंने किया। आपको हम वीडियो के जरिए भी बताएंगे कि भाई पाठशाला में वो जानकारी मिलेगी जो कहीं नहीं मिली। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें आप देखिए जो पीओके के कोटली में अब्बास टेरर कैंप की। इस टेरर कैंप पर राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया और मिसाइल हमले में यह आतंकी ठिकाना पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। कहा जा रहा है इसके लिए राफेल को सीमा के उस पार जाना भी नहीं पड़ा, इधर से ही ठोक दिया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बने सरजाल टेरर कैंप पर भी राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से ही हमला किया था। वीडियो में मिसाइल गिरता हुआ दिखता है और धमाका होता है, आतंक की फैक्ट्री जमींदोज हो जाती है। राफेल को दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है और इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट पाकिस्तान तो क्या चीन के पास भी नहीं। राफेल ने जिस स्कैल्प मिसाइल से टेरर कैंप पर हमला किया वो कितनी ताकतवर है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्कैल्प मिसाइल ही क्यों चुनी गई थी, अब आपको यह भी बताता हूं। स्कैल्प मिसाइल एक लंबी दूरी की एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इसे खास तौर से बंकर, रनवे और कमांड सेंटर में के लिए तैयार किया है। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। स्कैल्प मिसाइल की ताकत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में इसका कोड नेम स्टॉर्म शैडो यानी तूफान लाने वाला हथियार है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 250 से 600 किलोमीटर की दूरी पर अटैक करती है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी फायर करो और भूल जाओ। इस मिसाइल का जीपीएस और नेविगेशन इतना एडवांस है कि जो लोकेशन फीड कर दी गई वहीं सटीक अटैक करती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्टील्थ डिजाइन मिसाइल है जो इसे रडार डिटेक्शन से बचाती है, यानी दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल का विस्फोटक भी बहुत खास है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला वॉरहेड का नाम है ब्रोच बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज। जमीन के कई मंजिल नीचे मौजूद बंकर को भी यह तबाह कर सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों इतनी भयानक तबाही पाकिस्तान में दिख रही है, क्योंकि वहां इसी स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ कहा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल के लिए इस मिसाइल को अलग से डिजाइन करवाया ताकि पाकिस्तान और चीन के इलाकों में सटीक हमला किया जा सके। इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आतंकी मसूद अजहर को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। मसूद अजहर जिंदा है या मुर्दा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर भी मारा गया है? हाफिज सईद के गायब होने को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों मारे गए हैं, यह भी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट और स्कैल्प मिसाइल के अलावा हैमर बम का भी इस्तेमाल हुआ था, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों के मारे जाने की बात चल क्यों रही है। देखिए, एक तो हाफिज सईद की चिट्ठी, मसूद अजहर की चिट्ठी का अचानक सामने आना यह बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। कौन ऐसा आदमी होता है भाई कि अभी तुम्हारे घर वाले मरे और तुम दुनिया को चिट्ठी लिखे बता रहे हो कि मैं बहुत डर गया, अच्छा होता मैं भी मर जाता। उस चिट्ठी ने संदेह पैदा किया है कि क्या मसूद अजहर भी मर गया है और पाकिस्तान अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए मसूद अजहर की एक चिट्ठी जारी कर कह रही है कि भाई मसूद अजहर जिंदा है। मसूद अजहर सामने आकर बोल देता ये बात। दूसरी बड़ी बात, ये जो फतीहे पढ़े जा रहे हैं आतंकियों के, इसमें पाकिस्तान की सेना बेशर्मी के साथ शामिल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं मसूद अजहर का पूरा परिवार मर गया, वो कहां है, वो क्यों नहीं दिखा अगर वो जिंदा है तो इसलिए यह संदेह पैदा करने की दूसरी बड़ी वजह है कि किसी भी आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए मसूद अजहर नहीं पहुंचा। भाई तेरे परिवार के लोग मरे थे, सेना से कहते कि मुझे लेके चलो, या तो तुम इतना डर गए हो कि तुमसे निकलते नहीं बन रहा कि कहीं भारत ठोक ना दे, और नहीं तो तुम जिंदा ही नहीं हो, और इसलिए चिट्ठी लिखकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा कि मसूद अजहर जिंदा है। तीसरी बड़ी बात, हाफिज सईद गायब है। इतना सब कुछ पाकिस्तान में हो गया, जो हाफिज सईद कहता फिरता था कि मोदी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी की सांसें रोक देंगे, उस हाफिज सईद का एक बयान नहीं आया।
ये गायब है सीन से भाई, ये कहां है किसी को पता नहीं, इसका एक बयान नहीं, ये दिखा नहीं। क्या हाफिज सईद भी खत्म हो चुका है, या हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों इतने घबराए हुए हैं कि उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है? ये दोनों सवाल पैदा होते हैं, लेकिन कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि संभव है कि मसूद अजहर भी परिवार के साथ मर गया और पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए एक चिट्ठी सामने रख के कह रहा है कि भाई मसूद अजहर कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। सच्चाई कुछ दिनों में पता लग ही जाएगी।